नमस्कार। आप पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, और राष्ट्रपति की दो आपातकालीन शक्तियाँ हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 352 और राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान अनुच्छेद 356, जिसको आप राज्य आपातकाल भी कहते हैं या संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की तीसरी आपातकालीन शक्ति, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद डी पारासर और पंत इंस्टीट्यूट अलवर ऐप। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, रीट, एसएससी, सेकंड ग्रेड टीचर, तो ये क्लास आपके बहुत ही काम की होने जा रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसको पूरा देखेंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान, राष्ट्रपति की तीसरी आपातकालीन शक्ति, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है भाई? अनुच्छेद 360। अब इसको समझिए। अगर देश में या देश के किसी भाग में कोई गंभीर आर्थिक संकट आ जाए, गंभीर आर्थिक संकट आ जाए, या देश की साख बैठ जाए। साख क्या होता है? साख, हाँ भाई, साख क्या होता है? जैसे पाकिस्तान की साख खराब हो गई। चलिए, खैर एग्जाम्पल तो आपने ठीक दिया है। साख या क्रेडिट हर व्यक्ति की, हर संस्था की, हर संगठन की, हर देश की अपने आप में एक साख होती है। देखो, अगर देश में या देश के किसी भाग में गंभीर आर्थिक संकट आ जाए, चलो ठीक है भाई, आर्थिक संकट आ गया, तो आर्थिक संकट आता है तो ऐसी स्थिति में ऋण या लोन लिए जाते हैं कि नहीं लिए जाते? व्यक्ति पर भी आर्थिक संकट आता है, संस्थाओं पर भी आर्थिक संकट आता है, देश पर भी आर्थिक संकट आता है। तो आर्थिक संकट की स्थिति में व्यक्ति लोन लेता है कि नहीं लेता? ऋण लेता है या नहीं लेता? लेकिन मान लो ऋण देने वाला है, वो किसी को ऋण देगा तो तभी जब टाइम पे उसको पैसा दे दे कोई। और अगर टाइम पे पैसे नहीं देता है तो फिर क्या किया जाता है भाई? राजकुमार ने अभी बहुत बड़ी घटना घटी है इसके साथ कि भाई टाइम पे अगर पैसे नहीं देते हैं तो फिर स्कूटी ले आया था उसकी। ठीक, ठीक है कि अगर ऋण अगर कोई आदमी मैं ब्याज के सही समय पर ऋण चुका दे तो उसको बाद में भी ऋण मिल जाएगा, गुड बोरोवर हो जाएगा वो। लेकिन अगर समय पर ऋण नहीं चुका रहा है और शर्तें जो रखी थी लेते वक्त उनसे मुकर रहा है, तो फिर बाद में उसको ऋण मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी साख खराब हो गई। तो मान लो देश पर गंभीर आर्थिक संकट आ जाए, देश पर या देश के किसी भाग पर, तो ऐसी स्थिति में ऋण लिया जाता है, लोन लिया जाता है विभिन्न वैश्विक वित्तीय संस्थाओं से। लेकिन मान लो किसी देश की साख इतनी खराब हो जाती है कि वो ऋण को कभी पास्ट में उसने दिया ही नहीं है टाइम पे, तो फिर साख खराब हो गई। तो साख खराब होने की स्थिति पे क्या होगा? वहां से ऋण भी नहीं मिलेगा। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या प्रावधान है? यद्यपि भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, लेकिन भविष्य में कभी ऐसा हो जाए, ये समझ और सूझबूझ संविधान निर्माताओं में थी, तो उन्होंने पहले ही व्यवस्था कर दी थी संविधान के अंतर्गत कि मान लो भविष्य में कभी ऐसा हो जाए। तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है जिसकी घोषणा राष्ट्रपति करेगा, और इसकी घोषणा प्रारंभिक रूप से कितने समय तक प्रभावी होगी? प्रारंभिक रूप से बताओ कितने माह तक? 2 माह। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा प्रारंभिक रूप से कितने माह तक प्रभावी होती है? राष्ट्रीय आपातकाल 352 वाला प्रारंभिक रूप से 1 माह, राष्ट्रीय आपातकाल की 1 माह, राज्यों में राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल की 2 माह, और वित्तीय आपातकाल की भी कितना? 2 माह होती है। ठीक है भाई। अच्छा, यहां एक और कंपैरिजन कर लें। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श होना आवश्यक है। बिना मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है। जबकि राज्यों में राष्ट्रपति शासन और
और वित्तीय आपातकाल के लिए इस प्रकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के लिए मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श आवश्यक है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। अगर इस अवधि के अंतर्गत, मतलब 2 माह के अंतर्गत संसद के द्वारा इसका अनुमोदन हो जाए, किसका अनुमोदन हो जाए? वित्तीय आपातकाल का, इसका अनुमोदन हो जाए, तो फिर ये कब तक के लिए लागू हो जाता है आगे? हाँ भाई, एक बार अनुमोदन होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक के लिए प्रभावी हो जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक के लिए प्रभावी हो गया था? 6 माह। एक बार अनुमोदन होने के बाद राज्यों में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक के लिए प्रभावी हो जाता है? वो भी 6 माह। एक बार अनुमोदन होने के बाद वित्तीय आपातकाल कब तक के लिए प्रभावी हो जाता है? यहां 1 वर्ष या 6 माह, ये सारे उत्तर गलत हैं। ये अनिश्चित काल तक के लिए तब तक के लिए प्रभावी हो जाता है जब तक कि राष्ट्रपति ऐसी घोषणा को वापस नहीं लेता। तो 2 माह के अंदर अगर संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन हो गया तो फिर कब तक के लिए प्रभावी हो जाएगा? अनिश्चित काल तक के लिए, अनिश्चित काल तक के लिए, और तब तक प्रभावी हो जाएगा जब तक कि राष्ट्रपति इस वित्तीय आपातकाल की घोषणा को वापस नहीं लेता है। बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? 2 माह के अंदर ही अगर संसद ने इसका अनुमोदन कर दिया तो फिर अनिश्चित काल तक के लिए प्रभावी है। ये 6 माह वगैरह ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इसमें। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ठीक है। फिर यहाँ एक शब्द और पढ़े आप कि राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन 1 माह के अंदर आवश्यक है आगे बढ़ाने के लिए। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 का अनुमोदन 2 माह के अंतर्गत आवश्यक है आगे बढ़ाने के लिए, और इसका अनुमोदन भी 2 माह तक आवश्यक है आगे बढ़ाने के लिए। राष्ट्रीय आपातकाल को आगे बढ़ाने के लिए संसद के दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी? विशेष बहुमत की। लेकिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल को आगे बढ़ाने के लिए विशेष बहुमत नहीं, केवल कैसे बहुमत की? साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? राष्ट्रीय आपातकाल 1 माह के अंदर संसद के अनुमोदन के बाद आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर संसद के अनुमोदन का मतलब क्या है? संसद के दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना, या संसद के दोनों सदनों से अलग अलग साधारण बहुमत से पारित होना? कैसा? राष्ट्रीय आपातकाल विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए जो 352 वाला है, और राज्यों में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल है वो साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। अब इस वित्तीय आपातकाल का प्रभाव क्या पड़ेगा? वित्तीय आपातकाल का प्रभाव ये पड़ेगा कि संसद राज्यों को वित्तीय मामलों से संबंधित कोई भी निर्देश दे सकती है। संसद राज्यों को वित्तीय मामलों से संबंधित कोई भी निर्देश दे सकती है, क्योंकि वित्तीय अनुशासन बनाए रखना, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में सारी पावर कहाँ चली जाएंगी? केंद्र के पास चली जाएंगी, राष्ट्रपति के पास चली जाएंगी। तो वित्तीय अनुशासन बनाए रखना पूरी तरीके से केंद्र का दायित्व बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में संसद राज्यों को किसी भी प्रकार का कोई भी वित्तीय निर्देश दे सकती है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में भी कटौती कर सकता है। कोई भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और प्राधिकारी का वेतन भत्ते कितने भी काटे जा सकते हैं। समझ में आ गई? जब तक अनुच्छेद 370 अपने पुराने वाले पूर्ण प्रभाव में था तब तक ये नियम था कि कश्मीर में ये नहीं लगेगा, बाकी भारत में लग सकता है। हालांकि बाकी भारत में भी एक बार भी नहीं लगा, लेकिन जब से अनुच्छेद 370 का पुनर्गठन हुआ है तब के बाद से ये बाउंडेशन भी खत्म हो गई है। अब पूरे भारत में इसका एक जैसा प्रभाव है, जब कभी भी होगा, हालांकि अभी तक हुआ नहीं है। ये भाई आपका राष्ट्रपति की तीसरी आपातकालीन शक्ति वित्तीय आपातकाल, इसको आप लिख लो। इसके बाद फिर मैं आपको भारत के जितने भी राष्ट्रपति हैं उन पर 1 लाइनर क्या क्या सवाल बनते हैं वो मैं लिखाऊंगा। ठीक है? घोषणा करके डायरेक्ट समाप्त लिखो। एक चीज और सुन लो, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की आपने समाप्ति की बात की थी पिछली क्लास में, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट अपना क्लियर कर लो।
राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति 3 तरीके से हो सकती है 352 वाले की। पहला तरीका तो ये है कि मान लो निश्चित अवधि के बाद संसद उसको अनुमोदित नहीं करे। भाई एक बार अनुमोदन करने के बाद 6 महीने बढ़ता था, फिर अनुमोदन कर दिया, फिर 6 महीने बढ़ दिया। अगर मान लो जैसे आज अनुमोदन किया तो अगले 6 महीने बढ़ गया, लेकिन 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले संसद ने उसको आगे बढ़ाने का अनुमोदन नहीं किया तो फिर अपने आप खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि लोकसभा के 1/10 सदस्य राष्ट्रपति को, और अगर संसद का सत्र चल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है, ऐसा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं कि भाई हमको ये हटाना है राष्ट्रीय आपातकाल। फिर वो विशेष बैठक आयोजित करता है और विशेष बैठक के अंतर्गत अगर ऐसा प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर उसको हटा दिया, राष्ट्रपति उस घोषणा को वापस ले लेगा। दूसरा तरीका ये था कि लोकसभा के 1/10 सदस्यों के द्वारा जारी की गई पहले के आधार पर, ठीक है। तीसरा तरीका, राष्ट्रपति स्वयं भी कभी भी वापस ले सकता है। राष्ट्रपति स्वयं भी कभी भी वापस ले सकता है। तो 3 तरीके से राष्ट्रीय आपातकाल हटाया जा सकता था, ठीक है। अब लिखो इसको, अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति की तीसरी आपातकालीन शक्ति, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान। अनुच्छेद 360 लिखिए, अगर देश में या देश के किसी भाग में, अगर देश में या देश के किसी भाग में कोई गंभीर वित्तीय संकट आ जाए, कोई गंभीर वित्तीय संकट आ जाए, गंभीर वित्तीय संकट आ जाए, या देश की साख बैठ जाए मतलब खराब हो जाए, या देश की साख बैठ जाए मतलब खराब हो जाए, देश की साख बैठ जाए, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जो कि प्रारंभिक रूप से 1 माह तक प्रभावी, प्रारंभिक रूप से 2 माह को अंडरलाइन करना, प्रारंभिक रूप से 2 माह के लिए प्रभावी, प्रारंभिक रूप से 2 माह के लिए प्रभावी हो सकती है, प्रारंभिक रूप से 2 माह के लिए प्रभावी होती है। यहां से जला दो, 2 माह के लिए प्रभावी होती है, ठीक है। अगर 2 माह के अंदर यहीं बैठ जाओ, 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों से, 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत के द्वारा, संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत द्वारा, दोनों सदनों से साधारण बहुमत द्वारा इसका अनुमोदन हो जाए, साधारण बहुमत द्वारा इसका अनुमोदन हो जाए, इसका अनुमोदन हो जाए, तो यह आगे अनिश्चित काल तक के लिए, अनिश्चित काल तक के लिए तब तक प्रभावी हो जाती है, अनिश्चित काल तक के लिए तब तक प्रभावी हो जाती है जब तक कि राष्ट्रपति ऐसी घोषणा को
जब तक कि राष्ट्रपति ऐसी घोषणा को वापस नहीं लेता है, जब तक कि राष्ट्रपति ऐसी घोषणा को वापस नहीं लेता है, वापस नहीं लेता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अभी तक देश में एक बार भी, अभी तक देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अभी तक देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। वित्तीय आपातकाल का प्रभाव, वित्तीय आपातकाल का प्रभाव लिखो भाई। संघ सरकार राज्यों को संघ सरकार राज्यों को किसी भी वित्तीय मामले में, संघ सरकार राज्यों को, अच्छा संघ सरकार का मतलब केंद्र सरकार, संघ सरकार राज्यों को किसी भी वित्तीय मामले में, किसी भी वित्तीय मामले में निर्देश दे सकती है, किसी भी वित्तीय मामले में निर्देश दे सकती है। राज्यों को किसी भी वित्तीय मामले में निर्देश दे सकती है। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। संघ व राज्य सरकार के, संघ व राज्य सरकार के वेतन भत्तों में, संघ व राज्य सरकार के वेतन भत्तों में कितनी भी कटौती की जा सकती है। वेतन भत्तों में कितनी भी कटौती की जा सकती है। वेतन भत्तों में कितनी भी कटौती की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के, न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कटौती के, वेतन भत्तों में कटौती के, वेतन भत्तों में कटौती के निर्देश जारी कर सकता है, निर्देश जारी कर सकता है। निर्देश जारी कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित, नेक्स्ट पॉइंट। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक, धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। कोई भी धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। लिख लिया? अब हेडिंग डाल दो भारत के राष्ट्रपति। अब भारत के विभिन्न राष्ट्रपति और उनके संबंध में वन लाइनर क्या क्या सवाल बनते हैं वो हम डायरेक्ट सवालों को लिख लेंगे। भारत के राष्ट्रपति, हाँ भाई सवाल बताइए, पहले राष्ट्रपति कौन बने? पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहली बार राष्ट्रपति कब बने? पहली बार कब बने? कब? 24 जनवरी 1950। वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा ने उनको सर्वसम्मति से अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया था या मनोनीत कर दिया था। अंतरिम राष्ट्रपति बन गए थे। संविधान सभा की बैठक हुई थी, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। उसमें संविधान सभा को अंतरिम संसद बना दिया गया था तथा संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया था। तो राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को तो भारत के अंतरिम राष्ट्रपति बने, या आप ये कह सकते हैं राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत हुए। चुनाव नहीं हुआ था, क्यों? चुनाव में कौन भाग लेगा राष्ट्रपति के में? संसद भाग लेगी और राज्यों की विधानसभाएं भाग लेंगी। तो खुद संसद का ही पहली बार चुनाव और राज्यों की विधानसभाओं का ही जो चुनाव हुआ है वही कब हुआ है? 1951-52 में हुआ है। संसद और राज्यों की विधानसभाओं का पहला चुनाव 51-52 में हुआ है। तो 1952 में पहली बार संसद गठित हुई है और राज्यों की विधानसभाएं गठित हुई हैं। तो तभी तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो राष्ट्रपति का पहला निर्वाचन हुआ है 1952 में। पहला निर्वाचन कब हुआ राष्ट्रपति का? 1952। ठीक है। नेहरू भारत का राष्ट्रपति बनाना चाह रहे थे आचार्य कृपलानी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद बनाना चाहते थे राजेंद्र प्रसाद को। तो चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू में कई बिंदुओं पे मतभेद रहते थे, प्रधानमंत्री में पटेल का नंबर आ रहा था, नेहरू का नहीं आ रहा था, लेकिन वो नेहरू का हो गया। तो पटेल नेहरू की कदकाठी के बराबर के ही नेता थे, मतलब प्रभाव की दृष्टि से। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पे तो नंबर नहीं आया, लेकिन राष्ट्रपति के पे अपने पसंद के व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनवा दिया। नेहरू दूसरा कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद को देने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट और कुछ कानूनों के संबंध में नेहरू के और राजेंद्र प्रसाद के बीच में मतभेद बन गए थे। वो एक लंबी डिबेट है, उस पर तो अपन यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ तो हम केवल वन लाइनर सवाल पकड़ेंगे कि कौन से राष्ट्रपति पे क्या क्या सवाल बन रहे हैं। लेकिन 1957 में दूसरा कार्यकाल भी इन पर आया। तो राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू को 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू को 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई और 2 बार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाले अकेले व्यक्ति थे। अब यहां से एग्जामिनर 2 सवाल पूछेगा आपसे। राजेंद्र प्रसाद पहली बार देश के राष्ट्रपति कब निर्वाचित हुए? 1952। निर्वाचित शब्द का अगर प्रयोग हो तो 1952। राजेंद्र प्रसाद देश के पहली बार राष्ट्रपति कब बने? 24 जनवरी 1950। ये सर्वसम्मति से संविधान सभा से मनोनीत हुए थे। पहला निर्वाचन हुआ है 1952 में और दूसरा निर्वाचन कब हुआ है? 1957 में। तो 2 बार निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति रहे। ठीक है। तो 3-4 सवाल राजेंद्र प्रसाद पे बनते हैं, लिख लो कि देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत हुए। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत हुए। 1952 में पहली बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1952 में पहली बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1957 में दूसरी बार निर्वाचित हुए। 1957 में दूसरी बार निर्वाचित हुए। दूसरी बार निर्वाचित हुए।
2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले एकमात्र व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले एकमात्र व्यक्ति। एक सवाल और बनता है, ऐसे राष्ट्रपति जो किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष भी रहे, यही थे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, लिख लो, ऐसे राष्ट्रपति जो किसी राजनीतिक दल, कोष्टक में डाल दीजिए कांग्रेस, ऐसे राष्ट्रपति जो किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष रहे, जो किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष रहे, कोष्टक में डाल दीजिए कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, और एक पॉइंट और डाल दो, प्रधानमंत्री नेहरू को 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाने वाले, 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, या एक ही प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा 3 बार, मतलब एक ही प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा बार शपथ दिलाने वाले कौन है? राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने नेहरू को कितनी बार शपथ दिलाई? 3 बार। किसी एक प्रधानमंत्री को सबसे अधिक बार शपथ दिलाने वाले राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद, पीएम नेहरू को 3 बार शपथ दिलाई, ये लिख दो कोष्टक में, राजेंद्र प्रसाद, पीएम नेहरू को 3 बार शपथ दिलाई। मतलब एक ही राष्ट्रपति हो और एक ही प्रधानमंत्री हो, और उसमें सबसे अधिक बार किसको शपथ दिलाई गई है? सवाल ये बनेगा कि किसी एक ही व्यक्ति को सबसे अधिक बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाने वाले राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद हैं, जिन्होंने एक ही व्यक्ति मतलब नेहरू को कितनी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई है? 3 बार। ठीक है, एक बार उससे पहले संविधान सभा के अध्यक्ष की हैसियत से, 52 में हो गया, 57 में हो गया और 62 में हो गया। उसके बाद फिर राजेंद्र प्रसाद हट जाएंगे, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आ जाएंगे। 52, 57 और 62। पहली बार तो माउंटबेटन दिलाएंगे नेहरू को, उस समय स्टार्टिंग में जब वो बनेंगे ना सबसे पहले। हाँ जी, देखो दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये सर्वपल्ली भाई इनका गांव था, तमिलनाडु के रहने वाले थे, और तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा राष्ट्रपति दिए हैं देश को। ये भी अपने आप में एक सवाल बनता है, किस राज्य के सबसे ज्यादा राष्ट्रपति बने? तमिलनाडु के। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति हैं। इसमें एक अलग पॉइंट लिखिए, 2 बार उपराष्ट्रपति व 1 बार राष्ट्रपति रहे। 2 बार उपराष्ट्रपति व 1 बार राष्ट्रपति रहे। 2 बार उपराष्ट्रपति व 1 बार राष्ट्रपति रहे। एक पॉइंट और लिखो इन पे, दार्शनिक राष्ट्रपति कहलाते हैं। दार्शनिक राष्ट्रपति कहलाते हैं। दार्शनिक राष्ट्रपति कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं दार्शनिक राष्ट्रपति? क्योंकि दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी के बहुत बड़े ज्ञाता थे। आईएएस मेंस एग्जाम के अंतर्गत फिलॉसफी में राधाकृष्णन का दर्शन भी चलता है। राधाकृष्णन का दर्शन चलता है। नव्य वेदांती थे राधाकृष्णन। अब इस टॉपिक को तो छोड़ो, क्या होता है वेदांत, क्या होता है नव्य वेदांती, तो छोड़ो। फिलहाल तो तुम्हारे लिए सवाल इतना ही काफी है कि दार्शनिक राष्ट्रपति कौन कहलाते थे? राधाकृष्णन। अच्छा, शिक्षक दिवस इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। ठीक है, शिक्षक राष्ट्रपति कहलाते हैं। दार्शनिक राष्ट्रपति, शिक्षक राष्ट्रपति कहलाते हैं। लिख लिया?
अगला लिखिए, राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न प्राप्त कर चुके थे। राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न प्राप्त कर चुके थे। राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न प्राप्त कर चुके थे। हाँ भाई, भारत रत्न देखो 1954 में इनको मिल गया था। भारत रत्न की स्टार्टिंग ही हुई थी तब से, और पहली बार में ही इनको मिल गया था, और बाद में 1962 में फिर ये राष्ट्रपति बने हैं, तो उससे पहले ही भारत रत्न ले चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत चीन युद्ध के समय, कोष्टक में डाल देना 1962, भारत चीन युद्ध के समय राष्ट्रपति थे। भारत चीन युद्ध के समय कौन थे राष्ट्रपति? राष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे लिखिए, देखो 4 बार प्रधानमंत्रियों को, 4 बार प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाने वाले, 4 बार प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाने वाले राष्ट्रपति, 4 बार प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाने वाले राष्ट्रपति। अब चारों प्रधानमंत्री इन कोष्टक में नाम लिख लो। देखो सुनो, पहले तो नेहरू के बाद प्रधानमंत्री कौन बना, चलो बताओ। देखो सुनो मेरी बात, RAS प्री 2003 में ये सवाल पहली बार मैंने फेस किया था, आया था। अब तुम तो काफ़ी होशियार भी हो, पढ़ भी रहे हो बहुत दिनों से, मैं तो सेल्फ स्टडी से पेपर दे रहा था, और BSc फाइनल ईयर का मैं स्टूडेंट था उस समय पर। तो ये सवाल आया कि नेहरू के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बना, आपका उत्तर क्या होगा, बताइए। नेहरू के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बना? कौन बना? शास्त्री। दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे देश के? अरे राधाकृष्णन तो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री कौन थे? ये प्रेशर क्रिएट हो गया खोपड़ी पे। दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन नेहरू के बाद और लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने से पहले कुछ समय के लिए जो ताजपोशी हुई थी वो गुलजारी लाल नंदा की हुई थी, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री बने गए थे। तो गुलजारी लाल नंदा को ये शपथ दिलाते हैं, फिर उसके बाद शास्त्री को शपथ दिलाते हैं, शास्त्री के बाद फिर गुलजारी लाल नंदा, शास्त्री के सामयिक निधन हो गया, फिर गुलजारी लाल नंदा, फिर गुलजारी लाल नंदा के बाद इंदिरा गांधी देश की तीसरी प्रधानमंत्री बनी। समझ गए? तो बीच में गुलजारी लाल नंदा 2 बार बीच में आए हैं, एक तरीके से कार्यवाहक प्रधानमंत्री की हैसियत से आए हैं वो, दूसरा और तीसरे प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं आए, लेकिन प्रधानमंत्री के पद के रूप में शपथ लेंगे ना वो। तो पहले नेहरू के बाद गुलजारी लाल नंदा, फिर शास्त्री, फिर गुलजारी लाल नंदा, और फिर इंदिरा गांधी। और यहीं पे सवाल टिका था कि नेहरू के बाद प्रधानमंत्री कौन बने। अगर सवाल ये आ जाए तो गुलजारी लाल नंदा, भले ही ऑप्शन में शास्त्री हो। लेकिन अगर सवाल ये आ जाए कि देश के, क्या पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री तो बोल रहा हूँ कि राष्ट्रपति बोल रहा हूँ? प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ ना। नेहरू के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। देश के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री। दूसरे शब्द का जिक्र हो तो उत्तर क्या आएगा? लाल बहादुर शास्त्री। और दूसरे शब्द का जिक्र नहीं हो, सवाल ये हो कि नेहरू के बाद प्रधानमंत्री कौन बने, तो फिर उत्तर क्या आएगा? RAS प्री 2003 में सवाल पहली बार जब मैंने फेस किया, मुझे ध्यान भी नहीं है मैंने किया था कि नहीं किया था, ये सही किया था गलत किया था कोई कंफर्म नहीं है भाई। ठीक है, तो फिलहाल तो आप लिख लो कि राधाकृष्णन ने 4 बार प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई। चारों का नाम लिखो, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, फिर दूसरे नंबर पर लिख दो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के बाद फिर गुलजारी लाल नंदा, और फिर इंदिरा गांधी चौथे पे। लिख लिया? एक पॉइंट और लिख लो इन पे,
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे। ये जो राधाकृष्णन है ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे थे। आजकल क्या है, किसी भी फैक्ट को पकड़ के चक सवाल डाल दिया जाता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे। लिख लिया भाई। तीसरे लिखो डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन हैदराबाद के रहने वाले थे और 1967 से 1969 के बीच रहे थे। ये राधाकृष्णन 62 से 67 तक रहे थे। 1962 से 67 तक तो राधाकृष्णन है, 1962 से 67 तक। और जाकिर हुसैन 1967 से 69 6 का और 9 का होता है भाई, ठीक है। 69 लिख लिया सही तरीके से, ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। लिखो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, पद पर रहते हुए मरने वाले पहले राष्ट्रपति, पद पर रहते हुए मरने वाले पहले राष्ट्रपति, पद पर रहते हुए मरने वाले पहले राष्ट्रपति। और एक चीज और लिख लेना, जाकिर हुसैन के अलावा फखरुद्दीन अली अहमद भी थे। फखरुद्दीन अली अहमद भी पद पर रहते हुए मरने वाले थे। ये और लिख दो, फखरुद्दीन अली अहमद भी, जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद पद पर रहते हुए मरने वाले राष्ट्रपति रहे हैं। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद पद पर रहते हुए मरने वाले राष्ट्रपति रहे हैं, पद पर रहते हुए मरने वाले राष्ट्रपति रहे हैं। एक पॉइंट और नोट करो इन पर। एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने, एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने किसी भी प्रधानमंत्री को, किसी भी प्रधानमंत्री को नियुक्त नहीं किया, किसी भी प्रधानमंत्री को नियुक्त नहीं किया या शपथ नहीं दिलाई, किसी भी प्रधानमंत्री को नियुक्त नहीं किया या शपथ नहीं दिलाई। एक पॉइंट और लिखो जाकिर हुसैन पर। राष्ट्रपति अभिभाषण को हिंदी में पढ़ने वाले पहले राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अभिभाषण को हिंदी में पढ़ने वाले पहले राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अभिभाषण को हिंदी में पढ़ने वाले पहले राष्ट्रपति, हिंदी में पढ़ने वाले पहले राष्ट्रपति। लिख लिया। एक पॉइंट और लिखो, जाकिर हुसैन के निर्वाचन में सबसे अधिक प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे, 17 उम्मीदवार। जाकिर हुसैन के निर्वाचन में सबसे अधिक प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे, 17 उम्मीदवार। कितने उम्मीदवार थे भाई? 17 उम्मीदवार। तो वह कौन सा राष्ट्रपति था जिसके चुनाव के समय प्रतिद्वंदी उम्मीदवार सर्वाधिक संख्या में थे? कौन था? अब तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल नहीं आ रहा क्या? ये बताओ पहले तो, कि सवाल आते नहीं तुम्हारे दिमाग में? नहीं आते? ऐसा है, तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आना चाहिए था कि तुमको मैंने पढ़ाया था कि राष्ट्रपति चुनाव में जो भी उम्मीदवार होगा 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए उसके लिए। प्रस्तावक और अनुमोदक कौन होंगे? निर्वाचक मंडल के सदस्य। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले कौन लोग होते हैं? या तो सांसद होते हैं लोकसभा या राज्यसभा के, या राज्यों की विधानसभाओं के विधायक या एमएलए होते हैं। तो 50 प्रस्तावक नहीं हो जाए और 50 अनुमोदक नहीं हो जाए जब तक तो व्यक्ति का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो 50 और 50 100 सांसद या विधायकों का इंतजाम हर कोई आदमी कहां से कर पाएगा? तो तुम्हारे दिमाग में सवाल आना चाहिए था कि सब 17 उम्मीदवार प्रतिद्वंदी हैं, तो 17 लोग ऐसे हो गए थे क्या कि जिनके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक मिल गए हों?
मतलब सांसद या विधायक 50 और 50 100 मिल गए हों, ऐसे 17 आदमी हो गए थे क्या? तुम्हारे दिमाग में अगर ये दिमाग नॉर्मल होता तो ये सवाल आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन नहीं आया। ना 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 ना, इसमें लॉजिक ये है कि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक वाली जो शर्त जुड़ी है ना राष्ट्रपति के इलेक्शन में, वो 1987 से 2002 के बीच में जुड़ी है, जब KR नारायणन राष्ट्रपति थे, उस समय ये नियम आया है, समझ गए? जबकि जाकिर हुसैन का इलेक्शन कब हो रहा है? 67 में हो रहा है, उस समय ये नियम है ही नहीं। ये नियम तो 1997 और 2002 के बीच में आया, जो मैं लिखाऊंगा आपको आगे, ठीक है? अब आगे अगले राष्ट्र, अच्छा एक पॉइंट और लिख लो जाकिर हुसैन में ही भाई, इनकी मृत्यु के बाद VV गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। इनकी मृत्यु के बाद VV गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो देखो VV गिरी पे यह सवाल बनता है कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? VV गिरी। समझ गए भाई नौजवानों? अब देखो यहां एक कहानी में ट्विस्ट आएगा। 67 से 69 के बीच में एक तो तसल्ली से बैठ जाओ, ये बेंच और टेबल और इनको बजाओ मत आप, है ना, डिस्टर्ब करते हो, एक जगह बैठ जाओ, ठीक है। बहुत लकी हो कि पंत के बैचों में बैठने की जगह मिल रही है। ये जो पुरानी लड़कियां आ रही हैं, ये कुछ कह रही हैं, सुनाई दे रहे हो कि नहीं सुनाई दे रहे? क्या क्या कहते हैं आपके सामने कि बैठने के लिए हमें 15 से 20 मिनट पहले आना पड़ता था कि सीट मिल जाए कैसे भी करके, ठीक है। और तुम ये आड़े तिरछे मंचा जिस डायरेक्शन में मुँह करके बैठ जाते हो, एक सीट पे शरीर एक पे पैर, ठीक है। घनघोर कलयुग के लक्षण है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, कैसे बैठो भले तुम चाहो तो उस दीवार की तरफ मुँह करके बैठ सकते हो, वीडियो तो मिल ही जाएगा, वीडियो मिल जाएगा ना। अब तो कई स्टूडेंट स्वैच्छिक रूप से इसलिए भी नहीं आते हैं कि यार वीडियो मिल जाएगा शाम को, कोई बात नहीं, जवान मूवी देख चलते हैं टॉकीज पे, वहाँ क्रॉस पॉइंट मॉल पे, ठीक है। चलिए तो देखो अब थोड़ा सीरियस हो जाए, अब मैं जिस मुद्दे पे आपको समझाना चाह रहा हूँ, तुमने एक सवाल पढ़ा होगा कि न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला वो कौन थे? पढ़ा है क्या? क्यों भाई? और अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा तो तुम इतने दिन पहले पंत में क्यों नहीं आए? ठीक है, ये भी एक अपराध है अपने आप में कि पढ़ने और कंपटीशन की तैयारी की प्रक्रिया में इतने सालों से होने के बावजूद भी अगर इतने बेसिक सवाल तुम पर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं किया कि तुमने अब तक। न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला उनका नाम है M हिदायतुल्ला। अब ये घटना क्या है वो समझो। तुमको मैंने पढ़ाया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है, और अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हो तो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है। यहां तक ये लाइन पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? अब देखो 1969 में क्या हुआ था। 1969 में फिर तुमने ये भी पढ़ा होगा कि भाई साहब द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी, VV गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, VV गिरी, ठीक है। आत्मा की आवाज का नारा कौन से राष्ट्रपति के चुनाव के समय लगा? VV गिरी। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? और M हिदायतुल्ला जो न्यायाधीश थे जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, M हिदायतुल्ला। तो ये घटना क्या है वो समझो आप। जाकिर हुसैन 67 से 69 तक, 69 में जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई तो VV गिरी उस समय पे उपराष्ट्रपति है, तो VV गिरी क्या बन जाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गया 1969 में VV गिरी, ठीक है। अब 1969 में राष्ट्रपति के इलेक्शन का टाइम भी आ गया। 1969 में राष्ट्रपति के इलेक्शन का टाइम आ गया, राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है 1969 में। अब 1969 में राष्ट्रपति का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें घटना ये घटी है कि VV गिरी जो कि उपराष्ट्रपति था, कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ है, लेकिन कांग्रेस के अंतर्गत इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी 1966 में। जब लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु हो जाएगी तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनेगी। उस समय पर कांग्रेस में कुछ सीनियर नेताओं का एक ये समझ लीजिए समूह था जिसको सिंडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंडिकेट नेता। सिंडिकेट नेता सीनियर नेता थे कांग्रेस के।
उन्होंने इंदिरा गांधी को दबा रखा था, मतलब अपने प्रेशर में, अपने प्रभाव में ले रखा था। वह स्वतंत्र निर्णय नहीं कर पाती थी। उसके इस समय को गूंगी गुड़िया का काल कहा जाता है, कि मतलब गूंगी गुड़िया है बेचारी, दबी हुई है सिंडिकेट के नेताओं के द्वारा 1966 से 1969 के बीच में। ठीक है, तो कांग्रेस के इन सिंडिकेट नेताओं ने राष्ट्रपति के चुनाव में अपने कांग्रेस दल की उम्मीदवारी के रूप में, या कांग्रेस द्वारा समर्थित उम्मीदवार के रूप में नीलम संजीव रेड्डी, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर थे, उनको राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर पद से इस्तीफा दिलवाया और राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के रूप में उतार दिया, और प्रधानमंत्री से बात भी नहीं की। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई राजनीतिक दल अपना समर्थन से किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में उतार रहा है और प्रधानमंत्री से बात ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इंदिरा गांधी की हैसियत तो इनकी नज़र में कुछ थी नहीं। इंदिरा गांधी भी तो कांग्रेस की प्रधानमंत्री थी, लेकिन कांग्रेस के सिंडिकेट के नेताओं ने बिना प्रधानमंत्री से बात किए लोकसभा अध्यक्ष से इस्तीफा दिलवा दिया नीलम संजीव रेड्डी से, और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के रूप में उनको राष्ट्रपति पद के चुनाव में उतार दिया। ये बात इंदिरा गांधी को नागवार गुजरी कि यार हम प्रधानमंत्री कंट्री के और हमसे बात ही नहीं की जा रही है, तो सिंडिकेट के नेता ज्यादा ऊपर समझ रहे हैं अपने आप को। उन्होंने अपने ही दल के खिलाफ, कांग्रेस के ही खिलाफ, वीवी गिरी जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने बैठे हैं, उनसे राष्ट्रपति पद का इस्तीफा दिलवा दिया। भाई कार्यवाहक राष्ट्रपति बना बैठा, भाई इस्तीफा दो और राष्ट्रपति के चुनाव में उतरो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, क्यों कांग्रेस के उम्मीदवार तो हो ही गए थे नीलम संजीव रेड्डी। तो इंदिरा गांधी द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देके वीवी गिरी मैदान में आ गए। इंदिरा गांधी ने आत्मा की आवाज का नारा लगाया कि कांग्रेस के जो भी विधायक या सांसद जो भी वोट डालेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, इस बात का मतलब वो था उनके ऊपर पार्टी की कोई पाबंदी या बाध्यता नहीं है कि वे किसको वोट करें। मतलब तुम्हारे लिए कोई जरूरी नहीं है कि तुम कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को ही वोट मारो, तुम अपनी आत्मा की आवाज के आधार पर किसी को भी वोट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्रधानमंत्री ये चाहते कि हमारी पार्टी को उम्मीदवार को वोट डालना है तो वो सीधे सीधे कहते कि इधर, लेकिन जब बार बार ये कहा जा रहा है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज के आधार पर कहीं पे भी वोट डालो, कोई पाबंदी नहीं है, उधर पता सबको चला ही गया था कि इंदिरा गांधी ने उतार दिया है। तो द्वितीय चक्र की मतगणना हुई, पहले चक्र की मतगणना पर तो फैसला भी नहीं आया। द्वितीय चक्र की मतगणना में वीवी गिरी ने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को चुनाव में हरा दिया। और जब वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से नीचे आए थे, तो चूंकि ये उपराष्ट्रपति थे तो ये राष्ट्रपति बन गए थे। तब तक उपराष्ट्रपति कोई नहीं बना था फिक्स। तो एम हिदायतुल्लाह तो राष्ट्रपति का पद भी खाली और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो कि एम हिदायतुल्लाह है, तो वो एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति इस कारण से बनते हैं। तब ये सवाल आपके लिए बन जाता है कि न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला, तो वो ये सिचुएशन थी। बात समझ में आ गई 69 की सिचुएशन। अब इसका असर क्या पड़ा? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, जो कि कांग्रेस से थी, अपने ही कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार को हरवा दिया। यह भी पहली घटना थी कोई प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के द्वारा समर्थित उम्मीदवार को हरवा रहा है। तो सिंडिकेट के नेताओं की फजीयत होगी बेचारों के। ये कांग्रेस में विघटन का कारण बना। और फिर आज़ादी के बाद कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1970 में होता है। फिर कांग्रेस और कांग्रेस आर बनती है, वो फिर एक अलग कहानी बन चली जाएगी। तो फिलहाल इस पूरे एपिसोड से 4-5 सवाल निकलते हैं। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? वीवी गिरी। न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला वो कौन थे? एम हिदायतुल्लाह। कौन थे? एम हिदायतुल्लाह। ठीक है। अच्छा, 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में वीवी गिरी ने किन को हरा दिया? नीलम संजीव रेड्डी को। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति के चुनाव किसने लड़ा? नीलम संजीव रेड्डी ने। 1969 के चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति कौन बने? वीवी गिरी। क्यों निर्दलीय लड़ रहा है वीवी गिरी? द्वितीय चक्र की मतगणना किसके इलेक्शन के टाइम पर हुआ? वीवी गिरी। आत्मा की आवाज का नारा किसके समय पे लगा? वीवी गिरी। ये सारे पॉइंट वीवी गिरी पे हैं। ठीक है। तो आज तो मुझे लगता है इस पीरियड में तो तुम समझ लो, खाली राष्ट्रपतियों को लिखाना तो मुझे कल ही पड़ेगा, ये पीरियड बीत जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ गई। और एक सवाल और बनेगा इन पे वीवी गिरी पे। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति ठीक हो गए, पद से त्याग पत्र देने वाले पहले उपराष्ट्रपति।
ये उपराष्ट्रपति भी थे जिन्होंने पद से त्याग पत्र दिया था। भाई उपराष्ट्रपति के बाद तो राष्ट्रपति बन गए थे कार्यवाहक, और उसके बाद फिर ये इलेक्शन में ही आ गए थे सीधे सीधे। ठीक है। अब इसके बाद बने फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 के बीच में। फखरुद्दीन अली अहमद, एक सिंपल सवाल बनता है इन पे, 74 से 77 तक रहे हैं। 1975 में जो आपातकाल लगा है ना, इंदिरा गांधी ने जो आंतरिक अशांति के नाम पर लगाया है, उस समय फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी के बाकायदा पिछलग्गू थे पूरी तरीके से। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि इंदिरा गांधी ने वो क्या नाम है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पहले कर दी, फखरुद्दीन जी के पास फाइल बाद में गई साइन कराने की। तो इतने पिछलग्गू थे, दिल्ली के रहने वाले थे, इंदिरा गांधी के हाँ में हाँ और ना में ना पूरी तरीके से। तो 77 में साहब ये फखरुद्दीन अली अहमद का निधन हो गया। इनका भी असामयिक हो गया था। तब उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती थे, उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तो वीवी गिरी बन गए हैं और एक फिर बीडी जत्ती बन गए। तो वीवी कौन से राष्ट्रपति के निधन के समय वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का पद संभाला? जाकिर हुसैन, करेक्ट आंसर। जाकिर हुसैन के निधन के समय तो वीवी गिरी ने संभाला। और बीडी जत्ती ने कौन से राष्ट्रपति के निधन के समय उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है। ये बड़े डेप्थ वाले सवाल होते हैं, जब ये पेपर में आते हैं ना और डायरेक्ट याद नहीं है तो दम निकाल के हाथ में दे देते हैं। समझ गए? चलो साहब, फखरुद्दीन के बाद फिर नीलम संजीव रेड्डी आ जाएंगे। 77 में फखरुद्दीन अली अहमद क्या हो गए थे? मर गए थे। बीडी जत्ती कार्यवाहक बन गया। फिर 77 में एक नई घटना घटेगी। 1970 में जिस कांग्रेस का विभाजन हुआ था ना, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बनी थी। कांग्रेस ओ तो बनाई सिंडिकेट के नेताओं ने और कांग्रेस आर बनाई इंदिरा गांधी ने। फिर 1971 का इलेक्शन हुआ, उसमें इंदिरा गांधी के गुट वाली कांग्रेस ने सिंडिकेट और सारे नेताओं को हरा दिया बुरी तरीके से। अब इंदिरा गांधी भारत की सबसे बड़ी लीडर के रूप में उभर गई। कांग्रेस आई बन गई इंदिरा कांग्रेस। अब वही कांग्रेस आगे बढ़ गई। फिर ये जो सिंडिकेट के नेता और जितने भी इंदिरा गांधी की जड़ खोदने वाले जो व्यक्ति थे, 1975 में शांति काल में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया। आपातकाल में जितने भी ये विरोधी नेता थे उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया। अब 77 में ये जेल में से निकले और इलेक्शन की घोषणा हुई, तो फिर इन लोगों ने जनता पार्टी बना ली। क्या बना ली? जनता पार्टी। तो 77-78 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार आई, जो कि पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार थी। तो नीलम संजीव रेड्डी इन्हीं का ही तो आदमी था जो 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा अध्यक्ष से इस्तीफा देकर बुलाया था इन लोगों ने। अब इनकी सरकार आ गई है 77-78 में। नीलम संजीव रेड्डी अब भी लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर ही है। ठीक है, 10 साल बाद भी, 8-9 साल बाद भी। तो अब फिर जब राष्ट्रपति के इलेक्शन हो रहे हैं 77 वाले, तो उसमें फिर ये लोग नीलम संजीव रेड्डी जो कि लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर है, उससे कहेंगे भाई दोबारा आ जा राष्ट्रपति के इलेक्शन में। तो नीलम संजीव रेड्डी टेंशन तो लिया होगा कि यार पहले ही बेरोजगार करवा दिया था, अब की बार फिर नहीं मरवा दे कहीं पर। अब की बार तो सरकार थी और बहुमत था, तो इन्होंने अपने नीलम संजीव रेड्डी को अपने समर्थन से उतारा। बदले में इंदिरा गांधी और अन्य गुटों ने फिर अपना कोई उम्मीदवार उतारा नहीं। तो नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति बने। तो निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने? निर्दलीय राष्ट्रपति कौन बने? वीवी गिरी। लोग निर्विरोध को निर्दलीय समझ लेते हैं, दोनों शब्दों के बीच में अंतर करना। निर्दलीय राष्ट्रपति कौन बने? वीवी गिरी। निर्दलीय। निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने? नीलम संजीव रेड्डी। बात समझ में आ गई तुम्हारे? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत चीज है इनकी नीलम संजीव रेड्डी की। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और दो बार लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल पूछता है, वो राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर भी रह चुके हैं नीलम संजीव रेड्डी, और 2 बार रह चुके हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। समझ गए? नीलम संजीव रेड्डी। और अब तक के पद ग्रहण करने वालों में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति। ये सवाल और बनता है नीलम संजीव पे कि सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति। तो तुम सोचो, जब 77 में पद धारण करता है तब भी सबसे कम उम्र का है, तो 69 में पद धारण कर लेता तो क्या होता? सही रहा, हार गया, ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड बना डालता। भाई 69 में बाई चांस जीत जाता तो 77 में भी सबसे कम उम्र का ही बना, तो 69 में तो और 9 साल घटा लो, रिकॉर्ड ही नहीं टूटता किसी से। तो ये सवाल और है, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति। ठीक है। इसके बाद आए ज्ञानी जैल सिंह 1982 से लेकर 87 तक।
ज्ञानी जैल सिंह पे भाई दो सवाल बनेंगे, एक तो पंजाब के मुख्यमंत्री और भारत के गृह मंत्री रहे हैं। एक सवाल ये भी बनेगा कौन से राष्ट्रपति हैं जो उससे पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये लिस्ट में लिखाऊंगा आपको, है ना। तो ज्ञानी जैल सिंह भी पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और एक ज्ञानी जैल सिंह पे सबसे बड़ा सवाल बनता है डाकघर संशोधन विधेयक 1986, इसके संदर्भ में उन्होंने पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का प्रयोग किया था। भारत में पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का सबसे पहली बार प्रयोग करने वाले, एकमात्र बार प्रयोग हुआ है वो ज्ञानी जैल सिंह है, तो इन्होंने किया है भाई। एक सवाल और ज्ञानी जैल सिंह पे, पंजाब के मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है। इसके बाद आर वेंकट रमन आए 1987 से 92 में तमिलनाडु के। इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव। ये 90 का दशक था, तो इनका जो कालक्रम रहा है वो 87 से 92 के बीच में रहा है। तो राजीव गांधी को शपथ दिलाई है, राजीव गांधी के बाद भाई उन्होंने शपथ दिलाई है वीपी सिंह को, फिर चंद्रशेखर को, फिर पीवी नरसिम्हा राव को 1991 में, ठीक है। बस इन पर तो यही सवाल है, तमिलनाडु से आते थे। फिर शंकरदयाल शर्मा आ गए। शंकरदयाल शर्मा कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश के। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। तो वो मुख्यमंत्री जो राष्ट्रपति बने हैं, नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश, ज्ञानी जैल सिंह पंजाब और शंकरदयाल शर्मा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रहे हैं भाई शंकरदयाल शर्मा, राज्यपाल भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और फिर उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं। देखो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, भारत सरकार में मंत्री, कांग्रेस के अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति, कोई पद ही ना छोड़ो, ठीक है। शंकरदयाल शर्मा, ठीक है। इनके बाद आगे KR नारायणन, ये कहाँ के हैं? केरल के। एक एक करके लिखते ही चलो तुम, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर क्लास कल पे जाएगी तो कल पे चली जाएगी। अभी कहाँ तक लिख चुके हो तुम? जाकिर हुसैन लिख लिए ना? फखरुद्दीन अली अहमद लिख दो, फखरुद्दीन अली अहमद। टाइम हो गया? टाइम ही हो गया? नहीं, तुम तो जाओ, टाइम तो हो गया क्या? टाइम भी हो गया। चलिए, तो क्लास को बाकी कल अपन रेगुलर रखेंगे। वैसे भी राष्ट्रपतियों के लिए एक क्लास तो और बनती है तुम्हारी कम से कम, ठीक है भाई। ये क्लास तो क्लोज कर दो। अब सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान में अरस्तु वाली क्लास स्टार्ट करेंगे।